Hello students, so today we are going to now continue with Indian knowledge system, the subject of first year BCom. So for you all, we are presenting unit 2 of this subject, which will focus and highlight on the key points of how the taxation system was collected by ancient India. In the last unit, we have studied about various civilization, isn't it? And now this is the time to just put a light on our ancient system of collecting the taxes. What are the rights and what are the duties of king that are explained in Arthashastra, Manusmriti, Mahabharata, and also in Shukraniti. So we are going to understand it in detail. Let's go. Now, as per the literatures of our ancient India, we have a reference of these things in Mahabharata, which was written by Maharshi Vedavyasji, Arthashastra, which was written by Kautilya, Manusmriti, which was written by Manu, and Shukraniti, which is written by Shukracharya. Revenue collection system, tax collection system, and public finance and public administration, इन चारों को हम आगे देखने वाले हैं. Let's have a look on it. Now, ancient Indian political thinking has always considered the issue of public finance to be of prime importance, and that is why the Mahabharata, Manusmriti, and Arthashastra and Shukraniti Sar provide detailed description of the way and means of creating an abundant treasury, that is kosh. ट्रेजरी को संस्कृत में कोश कहा जाता है, यानी कि भंडार कहा जाता है, विच इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट मशीन. सप्तांग जिन्हें कहा जाता है हमारे एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन में. तो इन सप्तांगों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, राइट. दीज मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट एनीवेयर इन अ मटीरियल, बट आप इसे लिख लीजिए जहाँ पे इनका मीनिंग है किंग, मिनिस्टर्स, टेरिटरी, कैपिटल, ट्रेजरी, जस्टिस एंड अलाई. ठीक है, इन्हें किसी तरह से आप ऐसे याद रख सकते हैं. और दीज ट्रीटीज मीन्स थेसिस दैट आर डिस्कस्ड in the methods of revenue collection along with the describing the modes of taxation with specification for levying normal and additional taxes in different conditions and for different categories of citizenry. माय डियर, अगर टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, दुनिया का कोई भी अगर टैक्स कलेक्शन सिस्टम हो तो वो हमारे भारत का टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, isn't it? The method of collecting tax is having various percentages as per the goods they have shown. पर ये चीज़ हमारे लिए नई नहीं है. आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करता है, वो क्यों करता है? बस अपनी इनकम बनाने के लिए? नहीं. अपने राजकोष को या ट्रेजरी को या अपने भंडार को भरने के लिए? नहीं. तो इसी बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये चीज़ सिर्फ आज से 50, 60, 70 साल से, जब से हम आज़ाद हुए तब से नहीं है. ये उनसे पहले भी थी और आज से 400, 500 और 5000 साल से भी पहले के इन सारे के अवशेष हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, उपन्यासों में मिलते हैं. तो आज देखते हैं हिस्ट्री में और डेवलपमेंट में कि किस तरह से हम अपने ही एंशिएंट सिविलाइजेशन से हम क्या सीखेंगे और किस तरह टैक्सेशन को हम बढ़ावा देंगे. तो हाउ द टैक्स इज टू बी कलेक्टेड, लेट्स सी. द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज क्रूशियल एंड इनएस्केपेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस वाज रियलाइज्ड बाय द ऑथर्स ऑफ मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एंड शुक्रनीति सर. इनके ऑथर को पहले पता चल गया था कि एक मैनेजमेंट फाइनेंस के लिए चाहिए होगा, धनराशि के लिए, पैसे के लिए. जब तक के लिए उसका अगर मैनेजमेंट ना रखा जाए तो उस पर कोई कंट्रोल यानी अंकुश नहीं रखा जा सकता. और इन चीज़ों को सबसे पहले से ही मनु, कौटिल्य और शुक्राचार्य जी ने पहले ही भांप लिया था. फाइनेंशियल प्लानिंग वाज एक्नॉलेज बाय मनु, कौटिल्य एंड शुक्र एज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द स्टेट, as much as it is now accepted by the modern state, recognizing the extraordinary significance of finance in the political administration of state. It was stated that all undertakings depends upon finance and the king should look to the treasury first. तो सबसे पहले फाइनेंस और किंग को ट्रेजरी पे ध्यान देना चाहिए, अपने राजकोष पे ध्यान देना चाहिए. इट वॉज अंडरलाइन दैट व्हेन द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आर प्रोबेबली केयर्ड फॉर, द किंग विल नेवर फाइंड हिमसेल्फ इन फाइनेंशियल एंड मिलिट्री डिफिकल्टीज. तो हमारे यहाँ पर जिस चीज़ को हम अकाउंट्स में प्रोविजन कहते हैं, तो यहाँ पहले ही प्रोविजन पर और ट्रेजरी पे भी ध्यान देना चाहिए. The state in ancient India was a welfare state and the resources of the state
एज वेल एज द प्रिवी पर्स। अब ये प्रिवी पर्स होता है जो राजकोष में राजा की भी एक और ट्रेजरी होती है, प्राइवेट ट्रेजरी, वर मोबिलाइज्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेलफेयर फॉर ऑफ द पीपल। Thus, the economic organization of ancient India has been a rational and a practical synthesis between the realist and idealist view of life and living pattern based on dharma, artha, kama and moksha। जो हमारे चार आधार स्तंभ हैं, इन चारों को हमने हमारे देश में फॉलो किया है, हमने इन्हें अपनाया है। The fundamental principles of taxation in ancient India, however, as depicted in all these works, was overwhelmingly righteous. Righteousness is called dharma. The Lord created dharma for the advancement and growth of the creatures. For this reason, a king should act accordingly to the dictates of dharma for benefiting his subjects. कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा माय डियर, कि पहले हम इससे समझते हैं कि स्टेट वर्ड यहाँ पर किस चीज़ को बोला जा रहा है। द स्टेट मीन्स किंगडम, जो राज्य है उसको यहाँ स्टेट बोला जाएगा, ठीक है। और धर्म क्या है, हम चारों पादानों को हमारे अगर देखते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सी धर्म इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ आवर रिलीजन। इस बात को आगे भी यहाँ पर बताया जाएगा कि धर्म यानी ये नहीं है कि हम जिस धर्म में हैं, जो भी हमारे पास काफ़ी सारे नाम हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ठीक है। धर्म यानी सही और गलत का फैसला, सही क्या है और गलत क्या है, और इसमें आप इतने सजाग रहें कि आपको गलत नहीं करना है, सही करना है। तो राइचियसनेस, यू आर राइट, सो यू फॉलो राइट थिंग, दैट इज नोन एज धर्म, isn't it? The Lord created धर्म फॉर द एडवांसमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रीचर्स। तो हमारे लिए ये जो धर्म का कार्य है, यूँ आप समझ सकते हैं माय डियर कि बचपन से लेके आज तक अभी भी आप जो पढ़ रहे हो, ये आपका धर्म है। अगर हमारी स्टडीज़ में यूँ कह सकते हो कि एक 8वां सब्जेक्ट, जो आप फिलहाल 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इन 7 में आपने हर एक तरह से अकाउंट, स्टैट, सीखो, बीओ, राइट, और किसी भी तरह से आपने बचपन में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, इनके साथ आपने किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को पढ़ा ज़रूर होगा। पर एक 8वां सब्जेक्ट भी है जिसे कहते हैं राइचियसनेस, धर्म। सही क्या है, गलत क्या है, इसका एक फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, राइट, और उससे ही आपको अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में उतारना है। जिसे आप पढ़ रहे हो वो कब काम लगेगा, जब आप इस चीज़ को राइचियसनेस से आप यूज़ करोगे, राइट। तो बचपन से लेकर के आप अपनी जवानी तक, बचपन से जवानी तक आप धर्म के काम कर रहे हो, यानी आप सीख रहे हो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसके बाद जवानी में आप कमाते हो अर्थ, एंड देन गोज विथ काम, इजंट इट, और फाइनली आप मोक्ष की ओर पलायन करते हो। तो ये हमारे आधार स्तंभ हैं। द ऑथर ऑफ महाभारत यानी वेद व्यास जी, मुनि वेद व्यास जी, हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल एंड थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट नाउ। टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन इन महाभारत। महाभारत काल में किस तरह से हमारे कर व्यवस्था की यानी टैक्स एंड रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाता था। लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टैक्सेशन। द ऑथर Maharshi Veda Vyasaji, with a view to give a logical background to the foundations of taxation, makes it evidently clear that tax is not at all related to inflicting fear among citizens, snatching money from the rich, or not giving the due to someone. Rather, it is only a prerequisite or a precondition of system formulation, people protection, and saving environment creation by the state. आप यूँ समझ लीजिए कि टैक्सेशन का सिस्टम किसी को जुर्माना लगा करके सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी का पैसा यानी अमीरों से पैसा लूट लो और गरीबों को दो, नहीं, ऐसा नहीं है। राजा और रॉबिन हुड में बहुत फ़र्क होता है, राइट। सो यूँ आप समझ लीजिए कि ये पैसा क्यों लिया जाएगा, हम अपने राजकोष को, अपने किंगडम को, स्टेट को आगे बढ़ाएंगे। इसके फॉर्मुलेशन के लिए अब राजा अकेला तो कमा नहीं सकता है, सारे प्रजा के लिए। तो प्रजा जितना भी जो कुछ भी कमा रही है उससे अपने योगदान से, अपनी तरफ से वो राजा के राजकोष में कुछ न कुछ प्रमाणित करके दें, जिसे हम टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टैक्सेशन सिस्टम है, फिर आप कहोगे कि सारी प्रजा सेम है तो सभी को सेम टैक्स देना चाहिए, एक समान कर लागू करना चाहिए,
सभी से 5% यानी 5% टैक्स ही लो, तो आप किसी चीज़ पे 28% ले रहे हो, किसी पे 15% ले रहे हो, किसी पे 8, किसी पे 9, किसी पे टैक्स ही नहीं ले रहे आप। तो ये सारी सिस्टम्स क्यों बनी है, इस बारे में भी आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। The king is expected to regularly attempt to keep his treasury full. हमेशा एक राजा का कर्तव्य होगा कि अपना राजकोष भरा हुआ रहे। पैसा है तभी आपके पास साम्राज्य रहेगा, तभी आप उसे संभाल पाओगे। तो मनी है तो हनी है, ये चीज़ पहले से ही हमारे हमारे प्राचीन काल से चलती आ रही है। एंड ही मस्ट बी लाइक यमराज। यमराजा जो है ये धर्म के राजा है, इन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, पर करते करते आगे जाते हुए इन्हें बाद में यमराज के नाम से जाना गया। एंड वाइल डूइंग जस्टिस, अगर किसी के साथ भी जस्टिस करना है, इंसाफ करना है, तो उनके राजा धर्मराज की तरह होने चाहिए, और कुबेर की तरह जब उन्हें पैसा पैसा कलेक्ट करना है, वाइल कलेक्टिंग द मनी ही शुड कॉन्स्टेंटली कीप इन अ व्यू ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड लॉस ऑफ इनकम। सारी चीज़ें राजा के ध्यान में होनी चाहिए। एंड किंग शुड नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय द वेल्थ ऑफ अदर्स, ही शुड एंश्योर दैट वन गेट्स वट एवर इज ड्यू टू हिम। तो राजा को कभी भी किसी की भी संपत्ति को तकलीफ नहीं देना होता है। ऐसा नहीं कि ये पैसे कम पड़ गए तो मैं किसी भी राज्य पर आक्रमण कर दूंगा, तो वहाँ पर अपना भी तो नुकसान है। ठीक है। किंग शुड मेंटेन अ वैलर, ट्रूथफुलनेस एंड एंड्योरेंस इन हिज बिहेवियर। ये चीज़ें एक राजा में बहुत ही अच्छे से मान्यता के हिसाब से होनी चाहिए। बीइंग सो द किंग विल नेवर पेरिश। इस तरह का राजा कभी भी छोटे समय के लिए नहीं होगा, ये लंबे टाइम के लिए रहेगा। महाभारत emphatically points out that the king should never seize money from the wicked people as a punishment. किसी गरीब लोगों से, पीड़ित लोगों से पनिशमेंट के लिए पैसा ले लेना, ऐसा भी ये भी ठीक नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आज आप सीखने वाले हो, और यहाँ पर इस तरह की जो थियोरी है भर भर के है। फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा थियोरी सेकेंड यूनिट में आपके पास है, राइट। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर पॉइंट्स अंडरलाइन किए, हाईलाइट किए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट अभी के अभी आप प्लीज़ टेक अ पेन और पेंसिल and you keep on underlining these things that will be very important for you for MCQ exams also and for subjective exams also. even MCQs के लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, right? So we will go with this further. He should distribute money amongst good people as and when needed be. This whole system of taxation in Mahabharata received its logical foundation to the motive of the author when he announces that the perennial यानी कि common duty, ये जो ब्रैकेट में शब्द हैं ये शायद आपके मटेरियल में नहीं होंगे, तो write down over there common duty. It is a regular duty, very common obligations, that is dharma of the kings on this earth is to ensure the happiness of the citizens in his life. The king should imbibe means to absorb the eternal values of protection of truth and simplicity of behavior in their personality and character. एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक राजा प्रजा के पिता समान है, इसीलिए उनको प्रजापति, प्रजापिता इस तरह से संबोधन किया जाता था। आपने दक्ष प्रजापति नाम सुना होगा। तो जो प्रजा के पिता हैं वो कैसे होने चाहिए? अब बाप का ही कर्तव्य होता है कि अपना बेटा हमेशा जब भी आगे बढ़ेगा उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके पास वो जो भी चीज़ मांगे तो उसे ला करके दें, उसके जीवन में जो भी स्ट्रगल है उसे हम जितना हो सके सिखाएं। तो एक राजा का भी इसी तरह का बिहेवियर अपने प्रजा के साथ होना चाहिए जैसे कि अपने बेटे के प्रति उनका व्यवहार होता है। ठीक है। Taxation system was easily acceptable like this. The king must make arrangement for योगक्षेम. Make a note of this word. इस वर्ड का मतलब है the ultimate goal of any ruler or any government, especially in today's time, of the populace by way of abandoning any laxity means lack of care या carelessness, and by governing the state in line with dharma, righteousness के साथ आगे बढ़ना है। और अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि कहीं पे भी लेथार्जिक एटीट्यूड ना हो। ठीक है। धर्म की तरह से हर एक चीज़ को राइट और करेक्ट वे में करते हुए आगे बढ़े। धर्म इज एसेंशियली फार अवे फ्रॉम रिलीजन, इस बात को हमने आगे भी देखा था। सो नो वन शुड कंस्ट्रू दैट द टैक्सेस हैव टू बी लेविड एंड कलेक्टेड एज पर रिलीजियस ऑडियंस, यानी कि धर्म के हिसाब से टैक्सेस नहीं लिए जाने चाहिए।
तो इस हिसाब से अगर आप धर्म के हिसाब से टैक्स अगर लेते हैं तो ये भी गलत हो गया, इट्स नॉट राइट। ठीक है, तो टैक्स कलेक्ट करते टाइम किसी भी तरह का धर्म या किसी भी तरह की जातिवाद का भी बाध्य नहीं आना चाहिए। ठीक है, द किंग हु engulfed in greed and endearment of money puts to trouble his citizens and subjects by the way of collecting more and more money through coercive means forcibly taxation is essentially on the path of self destruction। जिस तरह से भी अगर ऐसा पैसा ज़बरदस्ती फोर्सिबली अगर लिया जाए तो पतन का सामना करना पड़ता है। Should the king want to enjoy his authority and wish to increase enormously his treasury, he should always take reasonable money from the subject in the form of taxes and protect the state by fair means. This is very easy and understandable. Now, here undoubtedly we have accepted and recognized the fundamental objective of state formation, sensitive and liberal taxation. So here we have Mahabharata, which proclaims that the best amongst kings is one who has ensured that his subjects, means his state, his kingdom, his praja, live and roam around freely, fearlessly and confidently throughout the state, just like children live freely without any fear in the house of their father. Fatherly behavior, a king must continue with it. Author of Mahabharata, Vedvyas ji clearly insists that taxation should necessarily avoid any coercive or forceful element and also warns the repercussions, this means results, of its being exploitive in nature. तो इन्होंने महाभारत में भी लिखा था, ओ युधिष्ठिर, द किंग शुड नेवर levy heavy taxes. It means the king should levy light and heavy taxes on people in the view of their socio-economic conditions. The king should collect only an amount of taxes which does not lead the subject into trouble or sorrow or torment. किसी के हाई से लिया हुआ पैसा कभी भी राजकोष को आगे नहीं ले जा पाएगा। एक राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास राजा के ड्यूटीज़, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ किंग दैट इट हैज़ टू मर्ज, इट हैज़ टू फॉलो, बहुत सारे हैं। जैसे कि टैक्सेशन शुड बी बेस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए। ये चीज़ हमारे पास महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखी हुई है। इसके काफ़ी सारे जो मापदंड है यहाँ पर दिए गए हैं। The king must also become like a gardener and protect the garden of the state, and he should not destroy the state and the subjects by the rude and brutal taxation like a coal maker. बहुत ही simple language में information बताई गई है। Further, it has been prescribed that the king must levy taxes necessarily after giving proper consideration to the sale and purchase of raw material, the expenses incurred on transport and import, इन सारी चीज़ों को including the wages and personnel involved, the saving, profit and sustenance of people engaged in the trade, इन सारी चीज़ों को योगक्षेम में means consider करना चाहिए। In the same manner, manufacturing cost of the product, the preparations and the consumption, the standards of handicraft maintained and ensured through regular and continuous vigilance and the inspection by the officers, etc. are the points that are taken into consideration while levying the taxes. बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे दिए गए हैं कि आप यूँ समझ सकते हैं कि एक बाघ जब अपने बच्चे को, कई बार आपने बिल्लियों को भी देखा होगा कि अपने बच्चे को अगर दांत से पकड़ते हैं तो उनका जो नेक है इस तरह से पकड़ा जाता है कि बच्चे को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता। इतना केयर एक बाघ और बिल्ली और इनकी तरफ से रखा जाता है। पर अगर इन्हीं दांतों से अगर कोई शिकार अगर फाड़ना हो या और खाना हो तो भी यही दांत होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वही बाघ है, राजा वही है, ठीक है, तो उसे अपना हथियार कब प्रयोग करना चाहिए, राजा अपने बच्चों से किस तरह का व्यवहार कब करेगा और बाकी के लोगों से और किस लोग से कितना टैक्स लेना चाहिए, इस तरह का जो केयर है, अटमोस्ट केयर हैज़ टू बी टेकन। और एक एग्जांपल है यहाँ पर कि जिस तरह से जब कोई गाय को दोहता है, यानी कि जब दूध को निकाला जाता है तो विदाउट हर्टिंग द काफ, और इतना ही जितना हमारे लिए ज़रूरी है, और इस तरह से कि जो गाय को भी पीड़ा ना हो
और जिसके लिए गाय अपना जो दूध है अपने बच्चों के लिए, बछड़े के लिए निकालती, ठीक है, तो उनका शेयर जब हम ले रहे हैं तो उनको भी पीड़ा ना हो और हमारा भी काम हो जाए। इस तरह से एक राजा को प्रजा को गाय मानते हुए, है ना, और बहुत ही सेक्रेड मानते हुए उनके पास से उनका जो टैक्सेशन है वो कलेक्ट करना चाहिए। लेट अस सी फर्दर, आइए आगे देखते हैं। हमारे पास रेवेन्यू सिस्टम को बढ़ावा देना और अगर फियर ऑफ पनिशमेंट है, इसके बारे में क्या कहा गया है। सो द किंग शुड स्टार्ट बाय लिटिल एंड लोअर टैक्सेस, शुरुआत बहुत ही कम टैक्सेस से करनी चाहिए। एंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस देन शुड स्लोली begin increasing the taxes and collecting the increased taxes। स्टार्टिंग में जो बर्डन है वो ज़्यादा ना हो उसका भी ध्यान रखा जाए और धीमे धीमे आगे जो अमाउंट है उसकी बढ़ाई जाए। ही मस्ट फोकस ऑन कन्विंसिंग द पीपल ऑफ टैक्सेशन। तो प्रजा में भी किसी तरह का अगर दुख है कि इतना ज़्यादा कर है, रेवेन्यू है, हम नहीं दे पाएंगे, तो उसके बारे में भी राजा को हमेशा कभी ना कभी अपनी प्रजा से मिलना चाहिए और टैक्सेशन सिस्टम का क्या उपयोग हो रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन दे करके कन्विंस किया जाना चाहिए। दे मे नॉट हार्म द इमेज एंड फ्यूचर ऑफ द स्टेट। इस तरह से एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि द स्टेट शुड नॉट गेट लेट लूज people involved in the legal trade, prostitution, gambling and brokers और sex workers etc। तो अपने प्रजा के हित के लिए राजा को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका स्टेट है, किंगडम है, ये सिर्फ और सिर्फ भोग विलास में ना निकल जाए, है ना। इसीलिए जो ज़्यादा पैसा है अगर एबंडेंस में है तभी जा कर के इस तरह से जो विलासिता का है एक काम आएगा। तो इससे अच्छा है कि वो अमाउंट लेते हुए टैक्सेशन में किस तरह से आगे यूज़ किया जाए। तो अ किंग मस्ट बी विजिलेंट एंड स्ट्रॉन्ग अबाउट इट। स्टेट शुड प्रोवाइड एडिशनल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंडनेस टू द पीपल। साथ ही साथ प्रजा को भी इस तरह से समझाया जाए कि अपने बाकी के जो लोग हैं उनके लिए एडिशनल हेल्प, अगर ज़रूरतमंद को मदद की जानी चाहिए फॉर द कैश एंड काइंडनेस ऑफ द पीपल। नाउ लेट्स कंसिडर the duty of king. One of the duty of king is as a tax collector. So for collecting taxes, tax collection personnel, it is prescribed that the primary duty of a king entails sufficient and regular observation and vigilance of the subjects, providing the required assistance and sustenance to people who do not have any means of earning, managing the livelihood of people with disabilities, giving financial help to people whose life is dependent on state assistance, and remaining focused on endeavor of the promotion of the interest of the state and its people। कहने का मतलब है कि एक राजा का पूरा कर्तव्य होता है कि उन्हीं से सिर्फ कर का व्यवधान रखा जाए। प्रोविजन ऑफ टैक्सेस आर टू बी टेकन ओनली फ्रॉम द वन हु आर केपेबल ऑफ अर्निंग, यानी जो अर्निंग के केपेबल्स में नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ इनकम, हाउ दे डू बी एबल टू सर्कुलेट द टैक्स बर्डन और एबल टू केपेबल टू टेक द टैक्स बर्डन। तो जो लोग अपने लाइवलीहुड यानी अपने रोजिंदे काम को मैनेज कर पा रहे हैं उन्हीं से टैक्स लिया जाए। पर्सन विद द गुड एबिलिटीज़ आर ओनली टू बी कंसिडर्ड फॉर टैक्स कलेक्शन। द पर्सन, इट मीन्स दोज हू डू नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ अर्निंग and managing the livelihood and people with the disabilities are to be given the tax concessions। The king is advised to employ ministers, officers and personnel of good faith for the purpose of inspection of the places like gold, silver and other mines, wholesale markets and river banks, boats hats, market of food, grain, salt and vegetables and market of cattle, bullion etc. in order to maximize income through taxes। तो अपने जितने भी मंत्रीगण हैं राजा के, ये सारे के सारे एक भरोसेमंद इंसान, गुड फेथ के हों एंड ऐसे हों जिन पे राजा आंख बंद करके भरोसा रख सके, जिससे कि इन खदानों की गोल्ड, सिल्वर, अदर माइंस और सारी चीज़ों की अच्छे से जो है जांच पड़ताल की जाए ज़रूरत पड़ने पर। Mahabharata, while explaining the principles of the taxation system in ancient India, prescribes that the king should desire to collect the finance through legitimate and acceptable means, like the sixth portion of the income of the subjects, levying and collecting it, reasonable taxes, giving financial punishment to criminals and lawbreakers, providing protection to the traders and producers, and receiving fixed salaries of all these jobs। तो यहाँ पर महाभारत में कहा गया है कि राजा को सिर्फ और सिर्फ वैध तरीके से ही टैक्स यानी कि कर लेना चाहिए,
और अवैधता से किया गया किसी भी काम का राजा का एक गिल्टीनेस का फीलिंग भी रहता है। और ये जो टैक्सेस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो रिच पीपल है उनसे छीनने के लिए नहीं करना है, एंड रीजनेबल टैक्स लेना है, गिविंग द फाइनेंशियल पनिशमेंट टू द क्रिमिनल्स एंड लॉ ब्रेकर्स। अगर किसी भी तरह का जो पनिशमेंट दिया जा रहा है और उसे ब्रेक किया गया, क्रिमिनल्स जो अपराधी लोग हैं उन अपराधियों के द्वारा या कानून के भंगकर्ता को पूरी तरह से पनिश किया जाना चाहिए। Mahabharata provided that those people who enrich the coffers means chest, यानी पैसे का भंडार, those enrich, once again we are going to read, those who enrich the coffers of the state should always be given sufficient state protection। यानी कि कर व्यवधान में जो अपना योगदान दे रहे हैं, जो अच्छे से टैक्सेस पे कर रहे हैं, उन्हें कंट्रीब्यूशन के तौर पर सफिशिएंट स्टेट प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, कुछ अच्छे से कंसेशन दिया जाना चाहिए एज अ मैटर ऑफ रिवॉर्ड। In the event of person being involved in enriching the state exchequer by sincerely collecting money through taxes not protected by the state, if that person may be singled out and destroyed helplessly by the people who might have gathered to loot the state treasury। आप ये समझ लीजिए कि अगर 5 भाई अगर एक घर में हैं, उनमें से अगर दूसरे नंबर का भाई कुछ भी योगदान नहीं दे रहा है घर की आयात में, अपनी इनकम में, और बाकी के जो 4 हैं वो पूरी तरह से कमा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये जो दूसरे नंबर का भाई है ये बाकी के 4 पे एक बर्डन है, एक तरह का बोझ हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उसके जो रिसोर्सेस हैं अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। विद अ फुल अवेयरनेस, विद अ फुल माइंड, विद अ फुल फिजिकल बॉडी एंड मेंटल कंडीशन, ही इज़ नॉट एबल टू वर्क, isn't it? He is not working, not willing to work, we can say। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ लोग टैक्सेस अच्छे से पे कर रहे हैं तो जो नहीं पे कर रहे हैं उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो वो उनका दोषी है। अच्छे से समझिएगा इसे, अगर राजा नहीं ऐसा करता है तो राजा उन लोगों का दोषी है जो अच्छे से टैक्सेस पे कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिच। ये बिल्कुल भी समझने वाली बात रहेगी कि जितना भी आप टैक्सेशन लेवी करेंगे, कर का व्यवधान करेंगे, तो जो काफ़ी ज़्यादा पैसेदार व्यक्ति हैं वो इससे असहमत होंगे कि नहीं, हम इतना ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास संपत्ति ज़्यादा है, तो आप तो बैठे हो लूटने। ठीक है, तो उनका ट्रस्ट किस तरह से राजा को लेना है, इस बारे में भी हमारे पास काफ़ी अच्छी सी न्यूनतम से न्यूनतम इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी, छोटी से छोटी जानकारी रहेगी। नन ऑफ द रिच पीपल ऑफ द स्टेट शुड हैव एनी सिनिज्म यानी डिस्ट्रस्ट, mark this very important and underline this, or apprehension that the state intends to exploit them by heavy taxation because of their good fortunes। यही तो कहने वाली बात है कि उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास जिस संपत्ति का भंडार है, राजा और उनके मंत्रियों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ हमारे भंडार पे है, बिल्कुल भी नहीं। It has been advised to the king that he should give due welcome and hospitality to the affluent and wealthy people whenever they approach him। The king should benevolently appeal to them to be philanthropic and to assist the state in the material growth of the people। तो राजा को उन्हें भी काफ़ी अच्छा सा उपहार देना चाहिए, दान देना चाहिए, उनके प्रति उदार होना चाहिए। The king has been advised to recognize the fact that these rich people are the integral part of the state। जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा किंगडम है। ठीक है, their economic position and financial progress are not at all against the interest of the state। Their richness is a virtue, it is a fortune to us, not a demerit। Therefore only due taxes should be collected from them। Very simply explained in Mahabharata। And the author believes that if the king imposes additional taxes on the businessmen and further burdens those by ignoring their profits and loss account that they have contributed, then the business class of that state tend to leave the state and kingdom and settle elsewhere, isn't it? Therefore the state should approach them with soft attitude, they welcome them। King is therefore advised to give all possible assurance to the business community by means of giving कंटिन्यूस प्रोटेक्शन टू देम। तो राजा को उनका खास करके ख्याल रखना चाहिए कि इन पर किसी भी तरह का टैक्सेस का बर्डन ना रहे,
जो ड्यू टैक्सेस हैं वही लेने चाहिए, उनके 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उनके योगदान को राजा को भूलना नहीं चाहिए। Financial assistance in the events of deprivation or of major losses in commerce may also be provided to them by the state. इसी तरह का बड़ा लॉस अगर हो जाता है कॉमर्स में उनके द्वारा, तो किंगडम को उनका जो लॉस है उसकी भी भरपाई कर लेनी चाहिए। कई बार इस तरह के मेजर लॉसेस में अगर किसी तरह का कंसेशन, डिप्रिवेशन उन्हें मिल जाता है तो ये भी बहुत बड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाती है इनके लिए। It has been emphasized in Mahabharata several times that it is one of the important duties of the state kingdom to ensure there is a comfortable and conducive environment for the business community to remain engaged in trade and production, thereby adding to the growth and development of the state as whole, as well as to provide safe and secure working conditions for all the citizens throughout the state. This is considered to be the best possible duty and obligation of the king. राजा का सर्वप्रथम सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा कि हर किसी को, हर किसी सिटीज़न, हर प्रजाजन का ख्याल रखे और उनके लिए जो कॉमर्स और बिजनेस की प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए काफ़ी सारे जितने हो सके उतने प्रावधान करे, जितने हो सके उतने उनके लिए मेजर्स आगे रखें। Now let us consider how taxes are collected in emergency. My God, Corona, such was the situation such years ago. कुछ सालों पहले हमने भी एक इमरजेंसी, एक आपातकालीन स्थिति का सामना किया, जहां पर आप भी जानते हैं कि देश ने किस तरह से उस स्थिति पर जीत पाई है, जिसे मैं भी हमारे गवर्नमेंट का और हमारे राजा का सबसे बड़े से बड़ा एक विजय मानता हूं। बिल्कुल, तो इस बारे में देखते हैं कि इमरजेंसी, इस आपातकालीन स्थिति में टैक्सेस का कलेक्शन कैसे करना चाहिए। जिस जगह पर टैक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी एक किंगडम को, एक राजा को, तो यहाँ पर प्रजा का भरोसा भी जीतना है और पैसे की तंगी को भी सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। द स्टेट में रिक्वायर मोर फाइनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसीज बट इंक्रीज इन टैक्स मे प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। वंस अगेन we'll read this. The state may require more finances, but increase in taxes due to emergencies may prove to be counterproductive. ऐसा हो सकता है कि ये बाजी उल्टी पड़ जाए। So the king in this condition will have to prove his individual abilities, communication skills, logic, prudence, and capacity to reach out to the people in order to increase their cooperation and participation in the activities of the state, and the same is to keep their faith in state. In fact, for this purpose the king has to exhort, that means encourage, the people for contributing more to the state exchequer by the way of paying increased taxes. कर सकते हैं राजा कि जो प्रजा के बीच में जाकर के प्रजा को संबोधित करें, जितना हो सके अपने मन की बात, दिल से दिल की बात प्रजा तक बताएं, और ऐसे मौके पर जहां पर उनके मनोबल का बढ़ावा देते हुए उन्हें भी ये अश्योरेंस दिलाएं, बिल्कुल भी ये आश्वासित करें उन्हें कि आप बिल्कुल इस समय और इस घड़ी को, इमरजेंसी की सिचुएशन को भी पार कर लेंगे और उनका योगदान पाएं। किंग इज एडवाइज्ड to first disseminate the information about the emergency and the resultant requirement of more money for a strong and sufficiently filled treasury. He should travel throughout the state in order to maintain the confidence of the people in him and the state authority. He should draw the attention of all people of the state towards the seriousness of the calamity and its horrifying effects. Now we have an analysis here. The analysis of the policy of the state in ancient India reveals that the canons of taxation advocated by Adam Smith, the father of economics, and the modern economists were in practice in one way or the other much before these were propounded by their profounder. The tax system of the ancient Indian state has been quite reasonable, rational, convenient, elastic, and appealing. Now, these are the general principles of Hindu taxation that we have found. And lastly, we would like to discuss in this that these principles are the final conclusions whatever we have read by now. तो आइए इन्हें देखते हैं. The greediness of the state not to destroy itself and other. तो स्टेट की जो ग्रीडीनेस होती है उससे ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो खुद किंगडम को और दूसरों को भी कहीं लेकर न डूबे. ओवर टैक्सेस इज़ नॉट अलाउड. कहीं से भी ज़्यादा कर बिल्कुल नहीं.
मांगना चाहिए, ओवर टैक्सिंग नहीं करना है। एंड एक्स्ट्रावेगेंट दैट मीन्स ओवर स्पेंडिंग स्टेट इज अपोज्ड। ये ध्यान रहे कि प्रजा कहीं पे भी ज़रूरत से ज़्यादा या इस तरह के व्यय को, वेस्टेज पे तो एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। स्पेंडिंग हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल। Moderate taxation is appreciated. Very good. Taxation should be such as is not felt as a burden by the subjects. Taxation का किसी भी तरह से बाहर नहीं लगना चाहिए, बोझ नहीं लगना चाहिए. The process of increasing taxes should be mild and they should be levied in proper places at a proper time and in the proper form. Taxation should never be painful and they should be levied after determining all the inputs and outputs. All the important physical, economical and human factors should be taken into consideration while levying taxes. Also, imports harmful to the states and fruitless luxuries are to be discouraged by heavy taxation. देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ महाभारत में लिखा है कि आईफोन जैसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटलेस लग्जरी है, इससे ज़्यादा कर लगा करके आप अपने अपने किंगडम से दूर रख सकते हैं. Imports that are harmful to the state and fruitless luxuries are to be discouraged by the heavy taxation. Further, beneficial imports should be free of import duties. जिसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है ऐसे महत्वाकांक्षी चीज़ों को ज़्यादातर import duties हटा देनी चाहिए जिससे कि वो सब तक पहुँचे. उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए या कम लगाना चाहिए जो हर व्यक्ति तक पहुँचने वाली चीज़ है, बहुत ही बेनिफिटेड है. इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आर प्रोमिनेंट एवरीवेयर. हर तरह के व्यवधान कहीं पे भी आप कर सकते हैं. प्रोडक्टिव पावर्स आर नॉट टू बी हैम्पर्ड. अपने पावर का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. इनोवेटिव इंडस्ट्रीज आर टू बी एनकरेज जिससे कि बिजनेस और कॉमर्स को बढ़ावा मिले. टैक्सेस शुड बी ग्रेजुअल एंड विथ रेफरेंस टू द कैपेसिटी एंड नॉट इन एन ऑब्नॉक्शियस अनप्लेजेंट फॉर्म. किसी भी तरह का अनप्लेजेंट या अप्रिय तरह से टैक्स का कलेक्शन नहीं करना चाहिए. So let's have a conversation related to financial administration in Manusmriti. Now, first of all, Manusmriti is the most, we can say, most complicated version of our ancient epic thesis. मनुस्मृति इतना चर्चित है और सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इसका सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया है. मनुस्मृति के बारे में आपको पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बातें जानने को मिलेगी. ये इसीलिए है क्योंकि हर किसी ऑथर का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. इसी तरह हर एक रीडर का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, isn't it? इसीलिए आप किसी भी क्वेश्चन को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन मिलता है, बट उसी सेम क्वेश्चन को एक दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पर सॉल्व करने पे नहीं मिलता क्योंकि बिकॉज योर पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस. इसी वजह से मनुस्मृति को कई लोगों ने नेगेटिवली भी इसे इंटरप्रेट किया है. तो मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाओं के बारे में कुछ कहा गया है और कुछ राजकोष के बारे में, राजधर्म के बारे में भी कहा गया है. कुछ ने उसे पॉजिटिव ले लिया, कुछ ने नेगेटिव. अब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर करें, फाइनेंस को संभालने की बात करें तो मनुस्मृति और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, शुक्र नीति और जो हमारे पास जितने भी संहिता है, इन सब में काफ़ी कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है. और जितने भी बाकी के जो आज भी भारत के बाहर के लोग हैं वो इस पे रिसर्च करते हैं. सो आइए देखते हैं इस बारे में कि चैप्टर 8 ऑफ मनुस्मृति डील्स विद राजधर्म. राजा का क्या धर्म है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ किंग अकॉर्डिंग टू इट, that we have seen, and incidentally makes a few provisions with regard to taxation and revenue administration. The subject of Raj Dharma treated in chapter 6 of Manu Sanhita is most valuable. Manusmriti और Manu Sanhita दोनों अलग है. So make a note of your 1 mark question here. It will be very important to remember. Chapter 8 in Manusmriti deals with Raj Dharma and same in Manu Sanhita it is chapter 6. It not only deals with the duties of the king but also lays down the principles of taxation and points out the importance of the coercive. Note down the meaning. Coercive means mandatory, compulsory authority symbolized by the term dand. Dand yani punishment in our terms. The state
The kingdom in ancient India had to play a key role in the administration and safe conduct of socio-economic affairs. The state itself took part in number of activities demanding a close watch and a control on sectors like trade, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड लेबर प्रॉब्लम्स. तो किंगडम में इस तरह के जो कॉमर्स और एग्रीकल्चर और सारी सोशियो इकोनॉमिक अफेयर्स को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस इज़ द की एंड इट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल. आइए देखते हैं. द थियोरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया वॉज इंटीमेटली बाउंडेड अप विद द थियोरी ऑफ प्रोटेक्शन. यहाँ पर मनु ने अपनी मनु संहिता में और मनुस्मृति में कहा था कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ किंग. इट इज़ बाय and large circumspect. It means to be aware about the comprehensive and faultlessly appropriate. His insistence on the decision of lawsuits is especially commendable. So what are the important roles of a king? Here we have the supreme and ethical significance of the principle of dharma, righteousness, is the fundamental raison d'etre, that means reason of living. Why a king is living? Why the king is here? King का main rule क्या है, यानी जो गवर्नमेंट है उनका मेन धर्म क्या है, isn't it? Who is governed by and governs by the principle of dharma is the king. Based on religious sanction, the ruler's right to levy taxes and contribution and the obligations of the people to pay them on an implied contract between the state and the subjects, the people who are living, had important corollaries, that means direct results, and they are directly related. Impositions of taxes is not a matter of caprice, that means a change. The duty to pay them is voluntary. The right to tax solely rests on the state's discharging and its appointed duties. So, एक राजा का सबसे मेन काम क्या होना चाहिए? सही तरह से टैक्स लगाना है, ठीक है. साथ में जो भी पेनल्टी जो इम्पोज की गई है वो मैंडेटरीली कलेक्ट करनी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से है, जिसके लिए फाइनेंस आना ज़रूरी है. Manu has prescribed the role and duties of the king in the view of essential obligations of being an arbitrator. It means adjudicator. It means a middleman, intermediary, as well as being the supreme administrator of the state. यानी कि राजा स्वयं एक मध्यस्थी भी है, जो बीच में है. किसके बीच में है? प्रजा के और राजघराने के बीच में है. और वो एक स्वयं सबसे मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर यानी मुख्य कार्यकर्ता भी है. According to Manu, the king shall protect the inherited and other property of a minor. जो बच्चे हैं नाबालिगों को उन्हें इनहेरिट यानी बचाना है, उनका पालन करना है, until he has returned और until he has passed his minority. यानी कि जब तक वो अपने गुरुकुल परंपरा से वापस नहीं आते हैं तब तक उनका लालन पालन और पोषण करना ये एक राजा का काम होता है. या फिर जब तक वो 18 के बाद जो आज की एज मानी जाती है माइनॉरिटी को जब तक क्रॉस नहीं करे. In a like manner, care must be taken of barren women, of those who have no sons, of those whose family is extinct, of wives and widows faithful to their lords, and of women afflicted with the diseases. इस तरह की महिलाओं का जिनका कोई नहीं है, अब उनकी संतान नहीं है या फिर आगे उनका पालन पोषण करने वाले कोई भी घर पे न हो, उनका उन्हें पोषण करना चाहिए. जिनकी फैमिली हो सकता है किसी वजह से वॉर या किसी सिचुएशंस में दे हैव पास टू द डेथ, तो उनका बहुत ही अच्छे से लालन पालन एक राजा का करना एक राजा का मुख्य काम है. द किंग obtains 1/2 ऑफ द एंशियंट होर्ड्स एंड मेटल्स फाउंड इन द ग्राउंड. ये चीज़ सबसे खास करके आपको मार्क करनी चाहिए. वी आर हैविंग फर्दर मैनी सच काइंड ऑफ फ्रैक्शंस, काफ़ी सारे फ्रैक्शंस, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट आपको एक फ्रैक्शंस अपोर्शन प्रोपोर्शनेट रेशियो देखने मिलेंगे, जिससे मैं चाहूँगा कि आप इन्हें बॉक्स बना दीजिएगा. इट मे बी आस्क फॉर वेरियस सच बिग काइंड ऑफ नंबर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैन बी मेड ऑफ इट. So note it, round the word 1/2. 1/2 का क्या करना है? 1/2 of the hoards and metals that are found in ground king can make its own. King can obtain 1/2 of its own ancient hoardings by the reason of his giving protection,
and because of he is the lord of the soil, he can take this proportion. Properly stolen by thieves must be restored by the king to men of all castes, that is वर्ण. जो वर्ण व्यवस्था हमारे पास है, जिसमें सबसे आगे आते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं क्षत्रिय, इसके बाद आते हैं वैश्य, और उसके बाद आते हैं शूद्र, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है. अ किंग हु यूजेस सच प्रॉपर्टी फॉर हिमसेल्फ इनकर्स द गिल्ट ऑफ अ थीफ. किसी भी तरह की अगर चोरी की गई वस्तुएं अगर राजा उन्हें भोगता है, तो किसी न किसी तरह से वो भी उस प्रजा का उतना ही दोषी है जितना कि चोरी करने वाला चोर या लूटने वाले लुटेरे. As the hunter traces the lair of a wounded deer by the drops of blood, even so the king shall discover on which side the right lies by interferences from the facts. कि राजा को सही चीज़ तक पहुंचने के सारे वो कार्य करने चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक शिकारी अपने शिकार तक जो रक्त के बिंदुओं से पहचान करके पहुंचता है, उसी तरह से एक राजा का भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि सही और गलत तक पहुंचना, और सही क्या है, सच की खोज बिल्कुल निष्पक्ष तरह से होनी जरूरी है. When engaged in the judicial proceedings, he must pay full attention to the truth, to the object of the dispute, and to himself, next to the witnesses, to the place, to the time, and to the aspect. पूरी तरह से. Let the king, having fully ascertained the motive, the time and place of the offense, and having considered the ability of the criminal to suffer and the nature of the crime, cause punishment to fall on those who deserve it. Let him punish first by gentle admonition, afterwards by harsh and reproof, thirdly by a fine, after that by a corporal chastisement. तो यहाँ एक एक करके जो गुनाहों का समाधान किस तरह से किया जाना चाहिए, पनिशमेंट्स की, सज़ाओं की भी एक नीति मनुस्मृति में आपको देखने मिलती है. कि सबसे पहले एक जेंटल रिमाइंडर या वार्निंग दे करके, दूसरी बार हार्ड वर्ड्स में, और हो सके तो फाइन तीसरी बार, और उसके बाद किसी न किसी तरह से जो फिज़िकल चेस्टिसमेंट जिसे कहते हैं, इससे किया जाना चाहिए. Let the king take 1/20th round the world, 1 divided by 20th proportion of that amount which men well acquainted with the settlement of tolls and duties. Tolls and duties का 1/20th part आप यानी राजा अपने राजकोष में रख सकते हैं. And skillful in estimated the value of all kinds of merchandise may fix as a value of each saleable commodity, that the king confiscate the whole property of a trader who out of the greed exports goods of which the king has monopoly. ऐसे सामानों का जिसका सिर्फ और सिर्फ अधिकार एक्सपोर्ट का राजा को है, या जिसका एक्सपोर्ट नहीं, जिसकी जो एक्सपोर्ट नहीं की जानी चाहिए, और अगर पाया जाए तो राजा उसमें से सारा का सारा कोष रख सकता है, पूरी प्रॉपर्टी रख सकता है. राउंड द वर्ड होल हियर. He who avoids the custom house for a toll, he who buys or sell an improper time, or he who makes a false statement in enumerating his goods shall be fined 8 times, round the word, 8 times the amount of duty which he tried to evade. जिस चीज़ को उन्होंने चोरी के लिए इस्तेमाल किया है, अगर कर चोरी में किसी भी तरह से कोई चीज़ छुपाई गई है कस्टम हाउस से, टोल से, और किसी इम्प्रॉपर टाइम पर दिए गए निर्धारित समय पर अगर अपने कर नहीं चुका पाए हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी है उसमें से आप यहाँ पर मार्क करें, द किंग वुड बी एबल टू टेक फ्रॉम द प्रॉपर्टी, फ्रॉम द ग्रीडी प्रॉपर्टी, किंग कैन टेक द हिज शेयर. नाउ लेट द किंग फिक्स द रेट्स फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ ऑल मार्केटेबल गुड्स. सारे सामानों का रेट से किंग डिसाइड करता है, राजा को डिसाइड करने का इसका अधिकार है. हैविंग ड्यूली कंसिडर्ड व्हेन दे कम, whither they go, how long they have been kept, and the probable profit and profitable outlay, once in 5 nights or at a close of each fortnight, 5 रातों में एक बार या फिर हर 15 दिन फोर्टनाइट में एक बार, इस चीज़ का हर बार किंग को रेट तय करना होता है परचेज और सेल का, जिससे कि मार्केट में इसकी पूरी नियति के साथ जो मार्केट रेट्स है बने रहे. ऑल द वेट्स एंड मेजर्स मस्ट बी ड्यूली मार्क्ड, and once in 6 months let him re-examine them. Round this word, once in 6 months, 6 महीने में एक बार इन्हें re-examine किए जाने चाहिए. A blind man, an idiot,
who moves with the help of a board, a man full 70 years old, and he who confers benefit on Strotriyas. It is the verses of Vedas. जो वेदों का उच्चारण करते हैं, स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों को shall not be compelled or forced by a king to pay a tax. किसी किसी टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं करना है. ध्यान से. द ब्लाइंड मैन एन इडियट हु मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ बोर्ड, यानी जो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, बालक, छोटे से बच्चे या फिर बूढ़े लोग, ठीक है, जो अपने खुद के कार्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, वैसे लोग, उन्हें, और स्तोत्र और वेदों का उच्चारण करने वाले लोग यानी ब्राह्मण के करीब जो होते हैं, दे शैल नॉट बी कंपेल्ड बाय अ किंग टू पे अ टैक्स. लेट द किंग confiscate the whole property of a trader who out of great exports good with the king has a monopoly. ये लाइन रिपीट हुई है. सेकेंड पैराग्राफ also here has been repeated, and the next one also. So we have some important detail over here. Out of terror all creatures run about when the world suffers anarchy. मतलब कि जहाँ पर कोई भी प्रशासन ना हो, ऐसी सिचुएशन को anarchy, without government information will be there. Hence the Lord created the king for the protection of all. देखो, भगवान ने भी इसकी व्यवस्था की है कि जहाँ पर सृष्टि के संचालन के लिए कोई भी नहीं था, तो उन्होंने सृष्टि के संचालन को किसके हाथ में दिया? इंद्र, विंड गॉड. एक्चुअली इट इज़ द नॉट अ विंड गॉड. एक्चुअली इंद्र को कहा जाना चाहिए द गॉड ऑफ ऑल नेचुरल कैलेमिटीज़, बट विंड इज़ अ पार्ट ऑफ इट, जिसमें आप कह सकते हैं कि पवन देव को विंड ऑफ गॉड कहना चाहिए था. इनफैक्ट वी कैन मेक अ करेक्शन, बट कीप इट एज इट इज़. इफ इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, लेट्स वेट फॉर एनी काइंड ऑफ confirmation फ्रॉम इट. इंद्र, विंड गॉड. यमा, द गॉड ऑफ डेथ यानी धर्मराज. सन, सूर्यदेव. फायर, अग्निदेव. वरुण, द गॉड ऑफ वाटर. मून, चंद्रदेव. एंड वित्तेश, द लॉर्ड ऑफ रिचेस. वित्त यानी फाइनेंस. वित्तेश, वित्तों का ईश्वर, फाइनेंस का ईश्वर, बट फाइनेंश्वर नहीं, ठीक है. द लॉर्ड ऑफ रिचेस, द किंग हैज़ बीन क्रिएटेड. तो इन सब का राजा इंद्र है, इन्हें संभालने वाले इंद्रदेव है. एक फन फैक्ट है यहाँ पर कि इंद्र कोई देव नहीं है, देवता नहीं है. जैसे कि आप कहते हैं सूर्यदेव हैं, सन इज़ द गॉड, बट इंद्र इज़ नॉट अ गॉड. इंद्र इज़ अ पोस्ट एक्चुअली, राइट, जो हर साल चेंज होती रहती है इंद्र के हिसाब से, और उनके एक एक साल को मानव के काल में बहुत 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 25,000 साल से भी माना जाता है कि ये उनकी एक पलक झपकाने तक का समय होता है. इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि इंद्र काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई तप कर दिया तो इंद्र उसे तोड़ने जाते हैं. इसके पीछे का रीज़न है कि अगर किसी व्यक्ति ने 25 साल तक तप किया, ऐसे 25 सालों का एक नियम, अपने तप यानी एक नियम को, अगर सपोज़ आप कहते हैं कि मैं कॉपी नहीं करूँगा, ये एक नियम है, आपने इस नियम को 25 साल तक रखा, और ऐसे आपने कुछ साल और कुछ हज़ारों साल तक की तपस्या आपके एक नियम के साथ बांध करके आप चल रहे हैं, और कुछ सालों का ऐसा कैलकुलेशन है, अगर आप इसे पूरा करते हैं तो आप भी इंद्र के पद के लिए एक एलिजिबल, आध्यात्मिक रूप से एलिजिबल हो जाते हैं. तो इंद्र के शासन को उस वक्त बदलना पड़ता है. सो द किंग हैज़ बीन क्रिएटेड. सिंस द किंग हैज़ बीन मेड आउट ऑफ द एसेंस, यानी बेस लिया गया था इंद्र का. सो सिमिलर सच डायटीज ऑफ दीज एनर्जी ओवरवेल्म्स, कंकर्स ऑल द क्रीचर्स इन द वर्ल्ड. देयरफॉर इंद्र इज द सुपीरियर ऑफ ऑल. Let's continue with the next part. The pure truth-seeking intelligence king possessed all good allies, cohorts, and acting confrontably to the teaching of the Shastras, is alone capable of exercise and the rod of punishment. Let him be just adequatable in his own domination, hard-hitting in respect of his enemies, straight in his dealing with his friend, and forbearing to the peaceful Brahmanas. Day and night must be engaging in conquering his sense. A king who has conquered his sense is enabled to keep his subject under control. तो यहाँ पर भी इसी नियम की बात की गई है कि अगर आप अपने आप को, स्वयं को कंट्रोल कर लेते हो, आप अपने दोस्तों से स्ट्रेट फॉरवर्ड और एनिमीज़ के लिए काफ़ी सख्त, ब्राह्मणों के लिए पोलाइट एंड पीसफुल होते हैं, इस तरह से अगर आप अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप एक सही मायने में एक राजा हो, जो आप अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रख पाओगे.
Now maids and messengers and menials engage in the king's service, जितने भी लोग दास और दासियां हैं उन्हें डेली वेजेस पे किया जाना चाहिए। और इसमें आगे कहा गया है कि विद द कॉस्ट कंटिजेंट एक्सपेंसेस एज वेल एज टू द कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी टू हिज गुड्स, यानी योगक्षेम को बचाने के लिए द रूल द मेन मोटिव ऑफ राजा इज योगक्षेम, the cost of policing the forest, rivers, hills, and passes, he shall levy taxes on merchant. Now, mark this important: the round the word, a 15th part of its value should be taxed on gold or animals. Very important from MCQ point of view. And 6th, 8th, or 12th part of its value on food and grain. Once again, 15th part, yani 1/15 for golds or animals, and 6th, 8th, or 12th part of its value on food and grain should be collected by the king each year from his subjects. He shall take a 6th part of profits, that means 1/6 part of profit derived from trees, honey, clarified butter, scents, cereals, saps, flour, roots and fruits, as well as the derived from leaves, shakhas, branches, weeds, leather, bamboo made articles, and earthen vessels, and all kind of stoneware. So mark this, very important, and do remember this. The king shall cause each artisan, manufacturer, member of the lower class and laborer to work from him for a day each month, हर महीने। राजा को एक ध्यान रखना चाहिए कि हर एक आर्टिस्ट और मैन्युफैक्चरर जो लोअर क्लास के जो मेंबर्स हैं, जिन्हें पहले शूद्र कहा जाता था मनुस्मृति में, उन्हें राजा के लिए एक दिन ज़रूर काम करना है। Thus, we find that taxation, revenue collection, public finance, and overall financial administration in Manusmriti is largely humane, compassionate, and considerate, but at the same time, it is strict, rule-bounded, and hierarchical and systematic. Now, let us continue about the शुक्रनीति सार। शुक्रनीति सार को जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं उनके द्वारा लिखा गया है, और शुक्रनीति सार इज कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन एंशिएंट इंडियन पॉलिटी, जैसे कि अर्थशास्त्र कौटिल्य का और मनुस्मृति भी इंडियन पॉलिटी पे था, which gives detailed and comprehensive picture of administrative machinery. Same, besides discussing the duties of the king and the functions of his ministers and officers, the work describes the problem of foreign policy and methods of warfare. Civil administration is described in very great detail. Keep on marking these important things that you can see on the screen right now. We get a vivid picture of judicial administration, and interesting and minute details are given about the seating arrangement in the royal court on formal occasions and about different grades of feudatories, जो feudal system हमने unit 1 में भी देखा था, and their incomes. The portfolios of different ministers are given in this work for the first time. It enables us to give a clear picture of the day-to-day working of the ministry with the assistance of secretaries and under the control of king. Unlike any other works, Shukra gives us the percentage of the state income to be spent on different items. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है और इम्पोर्टेंट मार्क करना, शुक्र नीति में ही सबसे पहले प्रतिशत, शत प्रतिशत कितनी आयात, कितनी आय यानी इनकम को हर एक अलग अलग आइटम पे लगाना चाहिए बताया गया था। और उसमें थे आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन इन हाउ द सोल्जर आर टू बी रिक्रूटेड, ट्रेंड and paid, and how martial types of elephants and horses were to be selected, how weapons were to be manufactured or procured, etc. My dear, शुक्रनीति और साथ में मनुस्मृति, इनमें अगर आप अगर गूगल पे सर्च करके इनका इंडेक्स देखेंगे, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, हर एक के लिए लाइफ का सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। So if you spend time other than your BCom courses, do search it if you find any time for it. In modern times, 4 canons or maxims of taxation, namely that are, याद रखना यहाँ पर 4 कैनन कौन से हैं टैक्सेशन के, of equality, certainty, convenience and of economy, have been prescribed by the Lord of Economics, God of Economics, Father of Economics, Adam Smith. The later writers added in his list the canons of productivity, elasticity, simplicity and diversity. Most of these canons find a place in Shukraniti Sar, यानी यहीं से ये originate हुए। A collection of wealth by one person is called a treasure. The definition of a treasure can be asked for a single mark. Collection of wealth by one person, आप जिस
का संग्रह किए जा रहे हैं, जिस वेल्थ का, जितने पैसों का, फाइनेंस का आप बड़ी मात्रा में संग्रह कर रहे हैं, उसे ट्रेजर कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ ट्रेजर इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी एंड द सब्जेक्ट्स एंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। इसको यूज़ किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए अपनी सैनिकों पर, अपनी आर्मी पर, और जिनका सेक्रीफाइस हुआ है उनके लिए। दिस लीड्स टू द किंग्स हैप्पीनेस लाइफ इन हिज life and thereafter, otherwise it's lead to the misery. The collection is to be made and the king should not increase his treasury by augmenting punishment. कुछ punishments को थोपते हुए, unnecessarily punishment, land revenues and duties by taking dues from holy places, from the sacred places and the properties consecrated to divine purpose. When the king is preparing to maintain an army to destroy the enemy, he should receive from the people special grants or fines or duties etc. फिर से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक तरह का प्रोविजन यहाँ पर, प्रावधान यहाँ पर राजा के द्वारा रखा गया है कि युद्ध कोष के लिए अगर स्पेशली किसी भी तरह की लड़ाई होती है तो उसके लिए अलग से एक रिजर्व या प्रोविजन का बंदोबस्त राजा को करना चाहिए, जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लूका पेसियोली के द्वारा भी बताया गया था। Enhanced collections are available only under exceptional circumstances and loans are prescribed from rich people in difficult times. जब आपका समय खराब चल रहा है, प्रजा के पास पैसा है नहीं है, और बड़े लोग जो हैं जिनके पास अब धन बचा है उनके पास से लोन लेना चाहिए, उनके पास से राजा को पैसे हड़पने नहीं हैं, राजा को उनसे पैसे मांगने हैं, उधार मांगने हैं। एंड हाउएवर शुड बी रीपेड एज सून एज द डेंजर इज ओवर विथ इंटरेस्ट। तो एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों से जो पैसा लिया है और समय पर उसे वापस ब्याज के साथ करना है। मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रेजर शुड so be governed that it may maintain the subjects and that the army may be maintained for 20 years without fines, land revenues and duties. इस तरह का ट्रेजर इतना होना चाहिए कि 20 साल तक आपकी आर्मी, आपकी प्रजा और सारे लैंड रेवेन्यूज़ और फाइन या ड्यूटीज़ को लादे बिना और मांगे बिना भी आप चला सकें। Subjects whose wealth is little should be maintained, and officers whose wealth is moderate and also officers whose wealth is considerable should be sustained by the state. इन्हें बचाना चाहिए. But the rich men whose wealth is excessive in abundance and those who are richer than the king of low character are not to be maintained. तो इनसे आप कर के लिए कुछ ज़्यादा व्यवस्था, टैक्सेस के लिए आप कुछ ज़्यादा प्रोविजंस कर सकते हैं. You can take more taxes from them. Further, we have the wealth which is having a bifurcation. Mark this very important from the exam point of view. That wealth is said to be low, which is sufficient for 12 years. ऐसा मापदंड था वहाँ पर माना जाता है जो शुक्र नीति में 12 साल तक के लिए अगर कोई वेल्थ रहे, आपका राजकोष अगर 12 साल तक रहे तो it is very low. Now it is said to be मध्यमा और middling means moderate. मध्यमा आप अगर देखते हैं तो हमारी जो सबसे बड़ी उंगली होती है, सबसे बीच की है, यहाँ से दो और वहाँ से दो, इसे मध्यमा कहा जाता है, विच इज़ इनफ फॉर 16 ईयर्स. तो 16 साल के लिए अगर किसी तरह की वेल्थ आपकी सस्टेन हो जाए और आपके राज घराने को सस्टेन कर पाए तो उसे मध्यमा कहा जाएगा. एंड गुड वेल्थ इज दैट विच इज़ सफिशेंट फॉर 30 ईयर्स. नाउ शुल्क और ड्यूटी is the king's share received from the buyer and the sellers. Market important. The region of shulk or duty are the marketplaces, the streets and the mines. Duties are to be levied on goods only once. The duties should not be realized more than once by the king through craft. The king should receive the 32nd portion from the seller or buyer. Seller or buyer से round this word 1/32th portion ही राजा को लेना चाहिए. ऐसे बहुत सारे मैंने कहा था आपको कि आपको मार्किंग ज़रूर से करने हैं. टेक योर पेन एंड मार्क देम. द 20th और 16th, दैट मीन्स 1/20 और 1/16th पार्ट एज द ड्यूटी इज़ नॉट अ ड्रॉबैक ऑन अ प्राइस. आप प्राइस इतना लगा सकते हैं, ड्यूटीज़ उस पर, टैक्स उस पर लगा सकते हैं. द किंग शुड नॉट रियलाइज ड्यूटी फ्रॉम द सेलर व्हेन ही रिसीव्स व्हाट इज़ लेस देन जस्ट इक्वल टू द कॉस्ट. सही बात है, 1000 रुपये में अगर चीज़ ली जा रही है, बाइक परचेज़ की जा रही है और उसमें अगर 200 रुपये का अपना प्रॉफिट लगाया जाएगा तो सेलर विल बी सेलिंग इट फॉर 1200 रुपीज़, राइट.
तो राजा को जो प्राइस लगाना है या किसी भी तरह का अगर ड्यूटी लगाना है तो ये 1000 पे नहीं बल्कि उसके प्रॉफिट पे लगाना चाहिए। अगर ये आप कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं तो इट विल बी सो लार्ज दैट सेलर मे बी एट अ लॉस। यही चीज़ आगे बताई गई है। ही शुड रिसीव इट फ्रॉम द बायर, सही बात है, द कंज्यूमर जो बायर है उस पर ये 1000 रुपये का जो टैक्स है लेवी किया जाना चाहिए। एंड ही इज़ द गेनर बिकॉज ही इज़ गोइंग टू कंज्यूम इट, सेलर इज जस्ट ट्रेडिंग, it's the trader. If the seller of the commodity is at a loss, no duty is to be realized from him, but it is to be realized from the buyer. This is what we are currently prevailing in our GST system, जिसे आप input tax credit and output tax credit के नाम से भी जाना जाता है। The king should receive rent from the peasant, that means farmers, in such a way that he should not be destroyed. It is to be realized in the fashion of the weaver of the garland, not of the coal merchant. The coal merchant sets fire to the woods to make charcoal and thus destroys the whole property. But the weaver of garland plucks from only the trees those flowers are fully blown and preserves the rest as the trees for future use. Very simple it is. So now the king should realize 1/3 or 1/4 or 1/2 comes from the places which are irrigated by tanks, canals and wells and by the rains, by the rivers respectively. तो एक राजा 1/3, 1/4 और या तो हाफ राजकोष में अपना पैसा रियलाइज कर सकते हैं, कर सुविधा मांग सकते हैं जो भी इन चीज़ों से आए। Where rivers are irrigators, the cultivation is certain, hence it may be taken as government revenue. The king should realize from minerals at the following rates: half of the gold, 1/3 of the silver, 1/4 of the copper, and 1/6 of zinc and iron, and half of glass and lead after the expense have been made. Mark this paragraph, very important from this bifurcation point of view. The higher authority is having more taxes, and जैसे 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 ये metals कम वैल्यू पे जा रहे हैं, गोल्ड से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से जिंक एंड आयरन, तो ये और कम होते जा रहे हैं, isn't it? You can imagine here glass and lead were at par at gold, isn't it? तो उस पर सेम टैक्स लगाया गया था। Now a king should realize 1/3, 1/5, 1/17, 1/10 or 1/20th from the collectors of grasses and woods. तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से इस तरह का कर वसूल किया जाता है। न्यू इंडस्ट्रीज और कल्टिवेट न्यू लैंड्स एंड डिग टैंक्स, द पीपल हु अंडरटेक इन देम canals, wells, etc. for their goods, the king should not demand anything from them until they realize profit twice the expenditure. यानी कि इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो बड़े बड़े काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, दिल हैव ऑब्वियसली अ कैपिटल प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो जब तक उनके खर्चे से डबल अमाउंट उन्हें रियलाइज़ नहीं हो गई प्रॉफिट में, आप उनसे तब तक टैक्स नहीं लेंगे। वाओ, वेरी गुड। द किंग शुड प्रॉम्प्टली realize the land revenue, wages, duties, interest, bribes and the rents without any delay, right? The king should give each cultivator the deed of rent. ये deed of rent क्या होता है? King gives to the cultivator having his own seal mark, having determined the land revenue and the information on it to the rich man advances or as a guarantee for the payment. Or the king should appoint an officer called Grammapas. It is the name that officer is appointed by king. Grampas, mark this important, by paying 1/16th, 1/12th or 1/8th और 1/6th of his own receipt. यानी जितना राजा को मिल रहा है उसमें से कमीशन इन ग्रामपास यानी ब्रोकर्स को आप पे कर सकते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Having divided the whole land into several proprietorships, the king should collect the revenue from and through the man who is responsible for the total dues of the village. The taxation of Sukraniti Sara is largely similar to the traditional Indian pattern of taxation and quite similar to the pattern that we are following right now, modern era also. The main theme has in fact been of taxation being humane, generous, compassionate and tender. After looking to the facts of Manusmriti and Shukraniti, it's the now Arthashastra where we are going to see the immense contribution of Kautilya, which is considered the greatest political scientist in India and India has ever produced. He is generally looked at with very great respect for his excellent work of
statecraft and political wisdom entitled as अर्थशास्त्र। आपको, हमको, हम सभी को इस वर्ड, इस शब्द के बारे में मालूम है। अर्थशास्त्र gives very detailed instruction on the control of state, organization of national economy and conduct of war। हाँ, आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्सेस अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग फॉर रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द स्टेट मशीनरी आर द बेसिस ऑफ स्टेट फंक्शनिंग। जब टैक्सेस आएंगे, फिर से वही बात है यहाँ पर भी, तभी कोष भरे जाएंगे। ट्रेजरीज एंड 7 कंस्टिट्यूएंट्स, जो प्रकृतिज हैं, जो आगे सप्तांग आपने देखे थे, स्टेट फंक्शन तभी करेगा। Ancient Indian political thinking has always considered the issue of public finance to be the prime importance, and that is why Arthashastra of Kautilya provides a detailed description. I will definitely say कि ये चीज़ भी हमने यूनिट के स्टार्टिंग में देखी थी। This is also repeated. Now यहाँ पर द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ अर्थशास्त्र कौटिल्य एन्यूमरेट्स द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे होने वाली है कि हर एक डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति, चीफ या उसके सबसे मेन मुख्य अधिकारी का नाम आपको याद रखना रहेगा। एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन देयर एक्टिविटीज़ वर डिजाइंड, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ वर डिजाइंड विच इज़ एज फॉलोज, एंड मेक अ नोट ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ कुछ न कुछ ये जो शब्द हैं मैंने भी ऐड किए हैं आपके लिए, कुछ रिसर्च करते हुए यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं कि इन शब्दों का मतलब संस्कृत और हिंदी और हमारी मातृभाषा से बहुत मिलते जुलते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सन्निधात्री क्या है? एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज सन्निधाता, पर आपको एग्जाम में सन्निधात्री भी आ सकता है। इट मीन्स द डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टोर्स, द इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, वेयरहाउस, मैगजीन, स्टोर्स फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, armory, and peculiarly enough he had to provide himself with a prison house, possibly because he is employed convict labor। मौर्य डायनेस्टी में इसे राजकोष का प्रधान अधिकारी भी कहा जाता था, जो सबसे ऊपर होता है, सबसे मेन होता है, जो भी नीचे नीचे अध्यक्ष आने वाले हैं उन सब को ये लीड करता है, सारे स्टोर्स को डायरेक्ट करता है। राजकोष का प्रधान अधिकारी, सन्निधाता और सन्निधात्री। समाहर्ती, समाहर्थी क्या है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कौटिल्य के हिसाब से कहा जाता है कि समाहार यानी संग्रह का, हिंदी और संस्कृत का एक शब्द है, संग्रह करने वाला। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर विल कलेक्ट एंड टेक ऑल द कस्टम्स एंड टोल्स। नाउ नगरिका, नगरिका होता है सिटी यानी नगर का सुपरिंटेंडेंट, राइट, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इसके लिए आप याद रख सकते हैं, दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कीप ऑन राइटिंग दिस इन योर मटेरियल एंड माय डियर यू जस्ट नीड टू गो थ्रू विथ इट। आपको ये बार बार पढ़ना रहेगा क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे नाम आपको आगे बहुत ही ज़्यादा तरह से आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। अब आपके मटेरियल में या आपके पास जो इस वक्त इंफॉर्मेशन आई होगी ये पूरे एक वर्ड में होगी, जैसे कि 5वें नंबर पे, 5th पे, कोष अध्यक्ष, मैंने इसे अलग किया है संधि विच्छेद करते हुए, isn't it? तो जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्ड का मीनिंग आप अच्छे से याद रख पाएंगे। तो इट इज़ हिंट टू यू, एवरीवन इज गोइंग टू जस्ट मार्क एंड अंडरलाइन और राउंड और बॉक्स द फर्स्ट वर्ड दैट इज मेंशन इन योर मटेरियल। इस वर्ड को आप याद करते हुए जो ब्रैकेट में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, इट बिकम्स वेरी एसेंशियल फॉर यू टू क्रैक द MCQs एंड द अपकमिंग द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। नाउ अक्षपटल अध्यक्ष, इसका पूरा नाम है अक्षपटल अध्यक्ष, यानी चीफ ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, आज का CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट मीन्स अकाउंटेंट जनरल, सबसे बड़ा, इंचार्ज ऑफ मेंटेनिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स। इसके पास रिकॉर्ड्स होते थे, ये मेंटेन करते थे, इनकी टीम होती थी, एज वेल एज प्रिपेयरिंग रेवेन्यू एस्टिमेट्स, बजट के रिलेटेड आप कह सकते हैं कि एक्चुअल रेवेन्यू रिसीट, मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बैलेंस एक्सेट्रा, आज का CA अक्षपटल अध्यक्ष। देन कोषाध्यक्ष, कोष मीन्स ट्रेजरर और ट्रेजर का अध्यक्ष यानी ट्रेजरर, इन चार्ज ऑफ रिसीविंग ज्वेल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ वैल्यूज एज वेल एज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक सैंडल्स, आप इसे भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, एलो और इंसेंस, skins, woolens and various kind of fabric. These are the luxury fabrics that were considered treasure at that point of time. आकार अध्यक्ष, आकार अंडरलाइन आकार, राइट डाउन माइंस, किसी भी तरह की खनिज तत्व को आकार कहा जाता है। लोह अध्यक्ष, इट मीन्स मेटल। सी हाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ड, बट येस, डू रिमेंबर द करेक्ट वर्ड्स।
लक्षण अध्यक्ष, लक्षण को मिंट, मिंट यानी जो कॉइन दैट आर मिंटेड, जिन्हें रॉ मटेरियल में निकाला जाता है, उसे लक्षण कहा जाता है। लक्षण अध्यक्ष, द डायरेक्टर, द वन हु इज मिंट मास्टर, मास्टर ऑफ इट। नाउ रूपाधरक्षक, ये कौन है? मिंटेड कॉइन्स को एग्जामिन करने वाला। इसका काम होता है कि जो मिंट मास्टर ने कॉइन्स मिंट किए हैं उसे चेक करना कि वो प्रॉपरली हमारे बताए गए पैरामीटर्स के हिसाब से, बताए गए वजन, साइज के हिसाब से है या नहीं। उसके बाद खान्य अध्यक्ष, खान्य अध्यक्ष यानी कि जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस, देखो ऊपर था आकार अध्यक्ष जो डायरेक्टर था मेन, और नीचे है खान्य अध्यक्ष, जेम्स एंड कॉन्च शेल्स के प्रोडक्ट्स के लिए सुपरिंटेंडेंट रखा गया है। नाउ लवण अध्यक्ष, लवण जिसको नमक भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, लून या लोन या लवण, लवण अध्यक्ष, सॉल्ट कमिश्नर। एंड फन फैक्ट फॉर यू कि शायद अगर आप जानते हैं या नहीं, जो सैलरी वर्ड है ये सॉल्ट से आया है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 3 लेटर्स SAL, सॉल्ट कम्स फ्रॉम द सैलरी। तो पहले के टाइम पर लोगों को सैलरी के तौर पर, वेजेस के तौर पर एक अमाउंट या वेट ऑफ समथिंग लाइक एक वज़न के हिसाब से दे वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट दिया जाता था इन फैक्ट ऑफ सैलरी, इसीलिए उसको सैलरी कहा गया। सुवर्ण अध्यक्ष, बिल्कुल गोल्ड वर्कशॉप के सुपरिंटेंडेंट। कोष्ठागार अध्यक्ष, मतलब कोष्ठागार यानी कोस्ट मैगजीन्स। पण्य अध्यक्ष, डायरेक्टर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खास करके याद रखिएगा पण्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। कोप्य अध्यक्ष, कोप, कोप यानी फॉरेस्ट यानी वन, कोप अध्यक्ष। अब आगे आने वाले इंपॉर्टेंट हैं अयुद्धगार अध्यक्ष, अयुद्धगार यानी अयुद्ध यानी ऑर्डिनेंस, मिलिट्री सप्लायर्स, आर्मरी के लिए सुपरिंटेंडेंट जो रखे जाते हैं। अयुद्ध यानी युद्ध के कारागार में मिलिट्री सप्लाई करने वाले। इसके बाद आते हैं पौत्व अध्यक्ष यानी वेट्स एंड स्टैंडर्ड्स को मेजर करने वाले। मान्य अध्यक्ष जो लैंड एंड टाइम मेजरमेंट के सुपरिंटेंडेंट हैं। मान्य, लैंड एंड टाइम मेजरमेंट। I know it is a bit hard, but we don't have any option to just remember them as per logically. It will be more easier for us. शुल्क, it means tolls and customs. शुल्क अध्यक्ष। सूत्र यानी सुई धागा, सूत्र यानी कपड़ा, तो टेक्सटाइल के अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, अब इसमें एग्रीकल्चर क्यों आया ये याद रखना आप ज़रूर से कि हमारे रामायण में माँ सीता भी एक जो कन्या है ये एग्रीकल्चर करते वक्त पाई गई थी। राजा जनक के द्वारा जब ये एग्रीकल्चर किया गया, बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया था जनकपुरी में, और उसके बाद माता सीता जो है ये धरती माँ की एक उपज से आए थे। तो ये एग्रीकल्चर आप ऐसे याद रख सकते हैं। सीता अध्यक्ष। सुर अध्यक्ष, सुर यानी एक्साइज ड्यूटी जो लगाया जाता है, सुर अध्यक्ष, सुरा अध्यक्ष। ऑलराइट, देन गणिका अध्यक्ष, रिलेटेड टू कॉर्टेसेंस, राइट, एंड ब्रॉथल्स जो दास दासियां होती हैं जो राजाओं के साथ रहते थे। गणिका अध्यक्ष। सुना अध्यक्ष, इट इज एनिमल स्लॉटर, बुचर एक्टिविटीज। सुना अध्यक्ष, इसके लिए भी एक सुपरवाइजर रखा जाता था। नौव अध्यक्ष, नौव मीन्स शिपिंग, नौकादल, नौव अध्यक्ष। गोध्यक्ष, अब ये गोध्यक्ष मैंने अलग नहीं किया है क्योंकि इसका वर्ड मैंने एंड में आपको दिया है। गौ अध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ ओनली काउ हर्ड्स। एक्चुअली cattle may be the wrong word, but it is given, so I am not going to edit myself. I am not Shukra here, I am not Manu here. Alright, तो आप गौ अध्यक्ष से इसे गौध्यक्ष को याद रख सकते हैं। अश्व अध्यक्ष, that's why I told you cattle means all. अश्व, horses, हस्त्य, elephants, रथ, chariots, तो इस तरह से अलग अलग हुआ करते हैं, इसीलिए हस्ताध्यक्ष, रथाध्यक्ष। पत्य अध्यक्ष यानी इन्फेंट्री, पत्य यानी जो लोग पैदल चल रहे हैं, इन्फेंट्री, जो फ्रंटियर्स, पत्य अध्यक्ष कहा जाता है। उनके कमांडर, यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो, कमांडर स्टैंड्स फॉर द इन्फेंट्री। नाउ मुद्रा अध्यक्ष, फॉर पासपोर्ट्स एंड मुद्राएं जो खास होती हैं दूसरी जगह पर जाने के लिए। नाउ विविध अध्यक्ष, मैंने जो करेक्ट वर्ड यहाँ पे VIVITA या फिर आपके कॉलेज में VIVEETA, विविध अध्यक्ष भी ले सकते हैं। इट मीन्स मास्टर ऑफ ज्योग्राफी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पैस्चर लैंड मस्ट हैव द ज्योग्राफिकल नॉलेज। So with this, we concluded with ample of information was given here. So a prosperous treasury and ample reserve funds were considered to be the essential element of the state by ancient Indian thinkers.
keeping in view the absolute necessity of sound finances for the smooth and proper functioning of any state, as any kind of deterioration of the financial condition of the state would prove to be one of the most serious calamities. So फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए हर एक राजा को इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक उपयुक्त मात्रा में हमारे पास ट्रेजर कोष अवेलेबल हो साथ हो. And ancient Indian authorities on statecraft stress the importance of a full treasury for successful government, and India has evolved a regular system of taxation before the Mauryan period. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी ये मौर्य काल की जानकारी आपसे हमने शेयर की है. सबसे ज़्यादा इनका उपयोग मौर्य काल में हुआ जो हम देख सकते हैं. The criterion of equitable taxation was that the state on the one hand and the agriculturist or the trader on the other, and both should feel that they have got a fair and reasonable return for their laborers. आगे भी ये एग्जांपल हमने देखा था कि न अगले को और न पिछले को, दोनों को फेयर एंड गुड वैल्यू मिले, उसी को बिजनेस कहा जाता है. ये दोनों को फ़ायदा होना चाहिए, किसी एक को नहीं, और ना ही सिर्फ राजा को. टैक्सेशन हैज़ टू बी ऑन नेट प्रॉफिट्स एंड नॉट ऑन ग्रॉस अर्निंग्स. प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए, उनकी मेन अर्निंग्स या कॉस्ट पे नहीं. In case of trade and industry it was. An article was to be taxed only once and not twice. If an increase in taxation becomes inevitable, it should be gradual and not sudden and steep. And extra taxation was to be imposed only in times of national calamity, after taking comprehensive steps and even after convincing to explain the situation to the people with a view to ensuring a willing response and in a pleasant way. The management of finance therefore is crucial and inescapable for administration, and this was realized by the author of Arthashastra, Kautilya. Recognizing the extraordinary significance of finance, Kautilya states that the undervalues depend on finance and that the king should look to the treasury first. He underlines that when the receipts and expenditure are properly cared for, the king will never find himself in financial and military difficulties. The word in red I have edited for you. This is the proper word. It may not be available if in your material, then make a change over here. यहाँ पर आना चाहिए in financial and military difficulties. Modern public finance deals with government measures. It establishes a rational relation between the national income and expenditure. The main objective of public finance are true to the financial position of the state of the kingdom on a sound footing and help the state achieve its aim and ideals through to financial policies. The essential role of public finance is to achieve harmony between state revenues and expenditures. Kautilya's perspective on public finance is similar to the modern one in several respects. It is because of meticulous care, very important care, which Kautilya deals with questions pertaining to finance, as the Arthashastra is also known as the treatise, that means thesis, on applied finance. Kautilya's Arthashastra is not merely a theory of political economy, but it is also a treatise on applied finance, and it embodies the best teaching and the best thought of the time on public finance. Alright, so student, I hope so you would have found this lecture very interesting and very informative. आज कुछ आप नया सीखे हैं. आई होप सो. मैं जानता हूं कि आपको भी प्रिपेयर करने का समय नहीं मिला होगा जिस तरह से इसका जो मटेरियल आपको मिला है, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट सम हाउ इट वुड हैव हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज एंड यू आर गोइंग टू डू द बेस्ट इन योर एग्जाम्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, all the best for your exams. Stay happy, stay motivated, keep learning. See you soon.